विश्वविद्यालय में ये मनुवादी लोग चाहते हैं कि हम शोषित दलितों का शोषण करते रहें, पर जब से ये एक्ट आई है वो भड़क चुके हैं कि हम इसको रद्द करवाना चाहते हैं। मैंने देखा है आरएसएस के लोग हैं कुछ। बहुजन जब तक जिंदा है इसे किसी भी राष्ट्र का नहीं बनने देंगे। अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार है। और जो अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के लोग हैं कुछ यूनिवर्सिटी के, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख के दे रहे हैं कि यूजीसी एक्ट को रद्द करवाया जाए। जब आप शोषण करते नहीं है तो विरोध क्यों कर रहे हो? भाजपा का एक ही मुद्दा है, मंदिर बनाना, दान दक्षिणा लेना, ब्राह्मण लोगों को आगे बढ़ाना। उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, कोई स्कूल से मतलब नहीं है। पहले स्थान पर मैं चंद्रशेखर आजाद भैया को रखना चाहूंगा, क्योंकि उसका भी एक रीजन है। क्योंकि वो मोदी जी कहते थे कुछ समय पहले कि हम अब काला धन वापस लेके आएंगे। क्या आज काला धन वापस आ गया? देश के अंदर नहीं आया है। अगर उनको विकास ही करना है तो सबसे पहले ये ठेके अपने घरों के बगल में खुलवाएं। एक बार उनको सत्ता दे करके तो देखिए, जितनी भी सत्ताएं उत्तर प्रदेश के अंदर रही हैं उनसे बेहतर ना करके दिखा दे तो जब कहना। आपने कभी आरएसएस की शाखाओं में जाकर के देखना, उनकी जो बाउंड्री बनी हुई है ना, उनको जब उनकी बुकों को उनको पढ़ोगे तुमको पता चलेगा कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम 24 घंटा उनकी आइडियोलॉजी यही है कि मुस्लिमों को बाहर निकालो। सड़कों पे जो सांड घूम रहे हैं, सांड, उसमें बहुत बड़ा विकास हुआ है। गैया बहुत घूम रही है बेचारी, जो है ना तो उनको खाना मिल पा रहा है, कुछ हो पा रहा है। दूसरा विकास है ठेके, उन्होंने उनको मान्यता दी है, ये विकास हो गया। दलित अपने हक की बात करते हैं, फॉरेन फंडिंग बता देते हैं, वो कह देते हैं कि ये देश के लोग है ही नहीं सकते। तो क्या बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग ही देश के लोग हो सकते हैं? राहुल गांधी जी, मानता हूँ संविधान लेके चलता है, संविधान दिखाने के लिए और एक संविधान पढ़ करके लोगों को बताने के लिए। जिन्होंने सिर्फ आरएसएस की शाखाओं में जाकर के क्लासें ली हैं, उनको क्या पता कि किसने क्या योगदान दिया है। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आपके साथ आगरा में। लोगों से बातचीत करते कि लगातार जो भीड़ है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लगभग 2 बजने वाले हैं और आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ अभी भी आई हुई है और अभी आ रही है। विकास हुआ है 17 के बाद से? मैं भी ये विकास सिर्फ कागजों में हुआ है, रियल में कहीं नहीं हुआ है। ये देखना और दिखावा आरएसएस भाजपा के लोग ही जानते हैं। ये राजतंत्र लाना चाहते हैं, लोकतंत्र तो ये पीछे को छोड़ते आ रहे हैं। पर बहुजन समाज राजतंत्र को स्वीकार नहीं करेगा, वो तो सिर्फ लोकतंत्र को ही स्वीकार करेगा, क्योंकि आजाद भारत का आजाद युवा है ये। तो मैं मनुवादियों से कहना चाहता हूँ कि काया में रहेंगे तो फायदा में रहेंगे, नहीं तो भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। एक शायरी मुझे याद आ गई भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए कि हम आजाद के आजाद परिंदे हैं, किसी चट्टान से डर नहीं सकते। कि हम आजाद के आजाद परिंदे हैं, किसी चट्टान से डर नहीं सकते। कोई धोखे से मार सकता है भले ही हमें, लेकिन सामने से हम किसी गोली से भी नहीं मर सकते। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए बस यार, बस जय भीम बोलने से कुछ नहीं होगा, जमीनी स्तर पे काम। शायरी उत्तर प्रदेश के लिए है कि हम आजाद के आजाद परिंदे हैं, सामने से तो कोई मार नहीं सकता है, धोखे से हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, इसका जवाब लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि जो विश्वविद्यालय आयोग ने एक नई एक्ट निकाली है, यूजीसी एक्ट, जैसे FC/ST निकलती है यूजीसी एक्ट, तो मनुवादी लोग उसका बहुत विरोध कर रहे हैं। वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं हम ये भूलेंगे नहीं करना। जैसे कि विमल बेमला को मार दिया था इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में। ये मनुवादी लोग चाहते हैं कि हम शोषित और दलितों का शोषण करते रहें, पर जब से ये एक्ट आई है वो भड़क चुके हैं कि हम इसको रद्द करवाना चाहते हैं। मैंने देखा है आरएसएस के लोग हैं कुछ, और जो अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के लोग हैं कुछ यूनिवर्सिटी के, वो प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख के दे रहे हैं कि यूजीसी एक्ट को रद्द करवाया जाए। जब आप शोषण करते नहीं हो तो विरोध क्यों कर रहे हो? जब आप डरते नहीं हो तो डर तो लगना चाहिए ना, जब आप कुछ करते नहीं हो तो। मेरा नाम सचिन जोनवाला है और मैं धौलपुर से आया हूँ। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थक हैं हम, और मैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का संभाग प्रभारी हूँ भरतपुर से। तो जो आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की आगरा की रैली है, इसके लिए आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से हुजूम उमड़ा हुआ है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का। हम चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो उत्तर प्रदेश की मांग है कि 2027 में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की सरकार बने, उसी के लिए काम कर रही है, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। और ये साबित होगा 2027 में, अगर इसी तरीके से मेहनत चलती रही तो हम कामयाब भी होंगे। ऐसे कौन से कार्य हैं 2017 से लेकर अब तक जो योगी आदित्यनाथ रुक जाओ, अगर बातचीत हो रही है तो
2017 से अब तक योगी आदित्यनाथ ऐसे कौन से कार्य करे जिसमें वो असफल रहे हैं और आपको उम्मीद है कि चंद्रशेखर आजाद वो कार्य करेंगे अगर उनकी सरकार? सबसे बड़ा काम है दलितों पर अन्याय और अत्याचार। ये एक ऐसी चीज़ है जो योगी आदित्यनाथ जी नहीं रोक पाए हैं और हमें उम्मीद है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर 2027 में आ गए और उनकी सत्ता स्थापित हो गई तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी समाज पर अन्याय अत्याचार कर पाए। दलितों के ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसा कोई कार्य है जो जिसमें योगी आदित्यनाथ सफल ना हुए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर? देखो, लॉ एंड ऑर्डर की तो बात ही देख लो, किस तरीके से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जब किसी मेरठ में या पीड़ित परिवारों से मिलने जाते हैं तो उनको रोक कर रखा जाता है, पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है। इस तरीके की सिचुएशन है जब देखने को मिलती है तो कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन? लॉ एंड ऑर्डर तो उसे कहते हैं जब जिस प्रदेश में किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो उसको न्याय मिले, लेकिन कहाँ न्याय मिल रहा है? दलितों को तो न्याय मिल ही नहीं पा रहा है। देखो, हम चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरीके से दलितों पीड़ितों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के आंदोलन हो उनका साथ देते हैं, यही साथ शायद इन युवाओं को, दलित समाज को पसंद आता है, इसीलिए आज उनके साथ ये सभी समाज जुड़ी हुई है और वो आगे चल के उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता भी स्थापित कर पाएगी क्योंकि सभी समाजों का समर्थन मिल रहा है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। आपने बोला कि जो चंद्रशेखर आजाद है वो दलितों की, मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनकी आवाज उठाते हैं। अगर मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद बनते हैं तो क्या वो सिर्फ दलित और पिछड़े वर्गों की आवाज उठाएंगे या फिर सारे धर्म जाति वर्गों की आवाज उठाएंगे? आप देख लेना, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हर एक गरीब, पीड़ित, किसान, मजदूर, हर एक व्यक्ति की आवाज़ उठाएंगे और हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा उनके राज में, ये हमें विश्वास है। और आप एक बार उनको सत्ता दे करके तो देखिए, अगर जितनी भी सत्ताएं उत्तर प्रदेश के अंदर रही हैं उनसे बेहतर ना करके दिखा दे तो जब कहना आप। मायावती जी आपको लगता है टक्कर दे पानी है चंद्रशेखर आजाद? देखो, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है योगी आदित्यनाथ के राज में? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब है। किस तरीके से आपने देखा कि मेरठ में जो घटना हुई उनको न्याय दिलाने के लिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार विफल रही। इसी तरीके के उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वो बिल्कुल विफल रही। उन्होंने खास करके दलितों को न्याय दिलाने में उत्तर प्रदेश की सरकार है, मुसलमानों को न्याय दिलाने में उत्तर प्रदेश की सरकार है वो बिल्कुल विफल है। और यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हथियार सरेआम बांटे गए। क्या आज लॉ एंड ऑर्डर अगर बेहतर होता तो हथियार बांटे जाते उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं बांटे जाते ना। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियां हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इसलिए कुछ लोग, चंद लोग हथियार बांट करके अपने आप को ये सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन देश में सरकारें ही और देश की जुडिशरी ही लोगों को सुरक्षित महसूस करवा सकती है, देश का संविधान ही लोगों को सुरक्षित महसूस करवा सकता है, कोई हथियार बांटने से सुरक्षित नहीं हो सकता है। आपने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुना होगा, वो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? अगर कोई ये कहने लगे कि हम भारत को क्रिश्चियन राष्ट्र बनाएंगे, कोई भी आके उठ के कह सकता है ना कि धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, तो कोई आके बोलने लगे कि हम इसको सिख कंट्री बनाएंगे, कोई आके बोलने लगे मौलवी आ जाए हम इसको मुस्लिम कंट्री बनाएंगे, तो भारत संविधान से चलेगा या फिर किसी धर्म के उससे चलेगा? देखो, मेरा मानना ये है कि आज तक जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके बाद में जब देश 1947 को आज़ाद हुआ था, उसके बाद में एक ऐसे संविधान की ज़रूरत पड़ी जिससे पूरे देश को चलाया जा सके। और वो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया। और संविधान में किसके लिए अधिकार नहीं है? सभी धर्मों, सभी जातियों के लिए हक और अधिकार हैं, तो फिर कहाँ हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है? आप देखिए, पाकिस्तान की जो मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है उसकी किस तरीके की हालत है। अगर आप चाहते हैं कि ये भारत की भी इसी तरीके की हालत हो तो आप बना सकते हैं, लेकिन बहुजन जब तक जिंदा है इसे किसी भी राष्ट्र का नहीं बनने देंगे। अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार है। अपना अगर इस तरीके से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी कहा था कि हम भी बहुजन राष्ट्र निकालने के लिए, रैली निकालने के लिए निकल पड़े, तो कोई रोक लेगा? उनको नहीं रोक पाएगा। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम संविधान से चलने वाले लोग हैं और हम चाहेंगे कि ये पूरा देश संविधान से चले। वाली बात, अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी कहें तो और बढ़िया बात है। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है कि 2017 के बाद
बात से विपक्ष कहता है कि जो भाजपा केंद्र में बैठी है वो सिर्फ हिंदुओं का पक्ष लेती है, मुसलमानों का पक्ष नहीं लेती है। और वहीं पे पीएम मोदी कहते हैं ऐसी कौन सी स्कीम है जिसका लाभ सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों या पिछड़े वर्ग को नहीं मिल रहा है? सबको तो मिल रहा है, फिर ये लोग जातिवाद में क्यों बांट रहे हैं? कौन कह रहा है ये? हिंदू और मुस्लिम करने वाली कौन सी पार्टी है? आरएसएस कौन सी विचारधारा को? आपने कभी आरएसएस की शाखाओं में जाकर के देखना, उनकी जो बाउंड्री बनी हुई है ना, उनको जब उनकी बुकों को उनको पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम 24 घंटा उनकी आइडियोलॉजी यही है कि मुस्लिमों को बाहर निकालो। और मुझे बताइए किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, एक मिनट, किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर। ये नफरत जो फैला रही है उत्तर प्रदेश की, देखिए किस तरीके से जामा मस्जिद का जो कांड हुआ था उसमें देखिए कहाँ मुस्लिमों का साथ दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो सरेआम कहते हैं कि हम इन लोगों को निकाल के फेंक देंगे। जामा मस्जिद या तुर्कमान गेट की बात है? जामा मस्जिद या फिर तुर्कमान गेट? हाँ, जामा मस्जिद का। जामा मस्जिद लगे, तुर्कमान गेट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तुर्कमान गेट का। फैज़ल इलाही मस्जिद, अभी जामा मस्जिद को लेके कुछ नहीं हुआ है। फैज़ल हाँ, फैज़ल मस्जिद तो देखो, मेरा मानना ये है कि जो भी सत्ता स्थापित है देश के अंदर उसको सभी धर्मों सभी जातियों का सम्मान करके चलना चाहिए। लेकिन आज जो आइडियोलॉजी एक विचारधारा की बनी हुई है आरएसएस की कि हिंदुज़म जो भी कुछ लोग हैं अदर जो अपर कास्ट है उसको उसे साथ लेके चलती है और बाकी मुस्लिमों को काटेंगे बांटेंगे और मैं देश से निकाल देंगे, इस तरीके की शोभा। और खुद मुख्यमंत्री सीएम आदित्यनाथ जी कहते हैं इस देश जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि हम मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे, इस तरीके की शोभा नहीं देती है किसी मुख्यमंत्री के मुंह से ये बातें कहना। मुख्यमंत्री एक सम्मानित पद होता है, संविधान का पद होता है, उनको तो सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए। लेकिन जब वो ऐसी बातें कहते हैं तो ये प्रतीत होता है कि वो एक देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री की इस तरीके की आइडियोलॉजी नहीं हो सकती, मुख्यमंत्री की इस तरीके की विचारधारा नहीं हो सकती। वो तो सभी को समान विचारधारा के होने चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि चाचा मतलब मुस्लिम की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि ये लोग 30-30 बच्चे पैदा करते हैं, हिंदुओं को 4 बेटे पैदा करने चाहिए जिसमें से 2 वो लगाएंगे अपने घरों में, एक आरएसएस के लिए काम करेगा और एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करेगा। तो भारत यूसीसी जिसको बोलते हैं उससे चलेगा, या फिर ऐसे अगर ये बोला जाए कि मुस्लिम 30 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदू और बच्चे पैदा करें, तो कंपटीशन वाली बात हो गई। नहीं, देखो ये तभी तो कह रहा हूँ कि जो धर्म का एजेंडा चलते हैं, जो पाखंड आडंबर जिस तरीके के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग फैला रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा और पूरे देश के लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि भाई वो 4 बच्चे आप पैदा करवा रहे हो, वो 4 बच्चे देशभक्त पैदा करवाइए ना, मैं गारंटी देता हूँ देश की स्थिति सुधर जाएगी। आज देश की किस तरीके की हालत बने हुए हैं आप देख सकते हैं, किस तरीके से बार बार भारत देश की स्थिति खराब होती जा रही है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से जो स्वामी आचार्य जी हैं उनके साथ किस तरीके की इसी सरकार ने मुक्तेश्वर आनंद शंकराचार्य अब शंकराचार्य जी उनके साथ किस तरीके की बर्बरता की गई इनके द्वारा और उनके शिष्यों के द्वारा की गई। आप बताइए वो हिंदू नहीं है? वो बताइए वो हिंदू नहीं है? वो सिर्फ इस बात का सवाल पूछते हैं कि गौ हत्या रुकनी चाहिए, और जो गौ हत्या रोकने का ढोंग करते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। भाई ये चीज़ रोकनी चाहिए, वो भी तो हिंदू हैं। आपने बोला कि वो हिंदू हैं, हाँ बेशक हिंदू हैं। यूपी पुलिस ने ही उनसे प्रमाण मांगा है, सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम शंकराचार्य हो या नहीं। इतने बड़े ऊंचे पद पे बैठे हैं और उनसे सर्टिफिकेट मांगना कि मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ। देखो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जब वो मुकेश अंबानी जी के जब वो मुकेश अंबानी जी की शादी में बुलाए जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। तो जब उनको नहीं पता था कि ये शंकराचार्य हैं या नहीं है, अब ये बात कहाँ से आ रही है? सीधा सा मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र की सरकार से कोई भी सवाल जवाब पूछेगा, वो जिस प्रकार से किसानों ने अपने हक की बात की तो वो खालिस्तानी हो गए, जिस प्रकार से मुस्लिम अपने हक की बात कहते हैं तो वो पाकिस्तानी हो जाते हैं, जिस प्रकार से दलित अपने हक की बात करते हैं तो वो भी मतलब फॉरेन फंडिंग बता देते हैं, वो कह देते हैं कि ये देश के लोग है ही नहीं सकते। तो क्या बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग ही देश के लोग हो सकते हैं? बाकी और जो देश में लोग हैं वो बीजेपी आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करते हैं, जो उसका विरोध करते हैं, क्या वो देश के लोग नहीं है? एक ही जो आज महारैली आयोजित करी गई है, आप लोग की टैग लाइन है संविधान बचाओ भाईचारा निभाओ।
वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी संविधान लेके चलते हैं, संसद में भी संविधान पकड़ते हैं, दिखाते हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सीएम बन जाए तो कुछ विकास होगा? नहीं नहीं, देखो मेरा मानना ये है कि राहुल गांधी जी मानता हूँ संविधान लेके चलता है, लेकिन एक चीज़ में फ़र्क होता है, एक संविधान दिखाने के लिए और एक संविधान पढ़ कर के लोगों को बताने के लिए, इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस चीज़ को देखना है। और उत्तर प्रदेश में तो बहुजनों हम ये क्यों नहीं सोचते कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी में क्या खामियाँ हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? ये भी तो सोचने का विषय है कि हमारे लोग भी तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आरक्षण के बारे में क्या कहेंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा चंद्रशेखर आजाद ने आरक्षण का भी उठाया है दलित के साथ साथ, उसमें क्या कहेंगे आरक्षण? क्योंकि आरक्षण की बात राहुल गांधी भी करते हैं। देखो, करना एक अलग विषय है और उसकी मांग करना एक अलग विषय है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ज़मीनी स्तर से उसकी मांग को उठाते हैं। देखिए किस तरीके से एमपी के अंदर वो अभी 30 जनवरी को एक रैली करने वाले हैं और उसमें वो मांग करने वाले हैं कि ओबीसी के लिए, भोपाल में ओबीसी के लिए आरक्षण मिले। तो हाँ, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तो उसकी मांग कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तो खुद मांग कर रहे हैं रैलियों के माध्यम से, और वो बता रहे हैं और वो तो ये बात कहते भी हैं कि हम अगर सत्ता में स्थापित होते हैं तो हम तो लागू भी करेंगे। तो जो व्यक्ति खुद अपनी बातों में कह रहा है और वो कर भी सकता है, उस व्यक्ति को बनाएंगे ना, उस व्यक्ति को सीएम बनाएंगे। 27 में यूपी में चुनाव है, लेकिन उससे पहले अभी फरवरी और मार्च में बंगाल में चुनाव है। बंगाल की स्थिति आपको क्या लग रही है? बंगाल में अपनी टीम अच्छी तरीके से काम कर रही है और देखो आपको भी पता है जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, जितने अच्छे वहाँ पर हार्ड वर्क कर पाएंगे, उतना अच्छा रिजल्ट रहेगा। ममता बनर्जी बंगाल में काफी सालों से पकड़ बना के रखी हुई है। भाजपा भी और कई तमाम ऐसे लोग बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल जो एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या को वहाँ पे पनाह देती है और हिंदू के ऊपर लगातार पश्चिम बंगाल में अत्याचार बढ़ता जा रहा है, हिंदू पलायन कर रहा है, संख्या कम हो। इनका तो एजेंडा मैं बता दूं कि जिस प्रकार से एक दीपू दास की हत्या होती है बांग्लादेश में, दीपू चंद्र दास की, तब ये लोग आरएसएस के लोग रैलियां निकालते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन जब एक हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर होती है तो जब दलितों पर अन्याय अत्याचार की घटनाएं आती है तब ये चुप रहते हैं। तो इनका एजेंडा तो ये है कि सभी राज्यों से जिसकी भी सरकार है उनको हटा करके हिंदुत्व की वो विचारधारा है उसको फैलाया जाए और जो मतलब अपनी सत्ता स्थापित की जाए। आपने दीपू चंद्र दास की बात करी। चंद्रशेखर आजाद जो है दलितों की मुख्य तौर पे आवाज उठाते हैं। दीपू चंद्र दास भी एक दलित था जिसको बेदर्दी से मारा गया, और भाषा बोल रही है कि जो खुद दलित की आवाज उठाता है चंद्रशेखर आजाद, उसने एक दलित दीपू चंद्र दास के बारे में कुछ क्यों नहीं बोला? कौन कह रहा है? भाजपा सरकार। नहीं, भाजपा सरकार को तो शायद उनको ये पता नहीं है, उनको शायद एक दिन बैठ करके नहीं एक मिनट सुनो, एक मिनट बैठ करके उनको भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की लाइव देखनी चाहिए, उनकी कई वीडियो को देखना चाहिए। उन्होंने उनके ट्वीट पढ़ना चाहिए। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि जो बांग्लादेश की हुई है दीपू चंद्र दास की हत्या हुई है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें हम मांग करते हैं कि सरकार ऐसे नियम कानून बनाए जिनसे कि इस तरीके की मॉब लिंचिंग होती है हमारे लोगों पर वो रोके, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। और वो न तो सरकार से खुद पूछा है, लेकिन सरकार इस चीज़ पे बोली क्या कि दलितों पर भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस चीज़ पे सरकार बोलती है क्या? ये पूरे भारत देश के अंदर किस तरीके से दलितों पर जूता चटवाया जाता है, पेशाब पिलाया जाता है, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता है, इस तरीके की घटनाएं आती हैं। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं क्या उन पे? नहीं बोलते हैं, क्योंकि भाई उनको तो एक ही एजेंडा सूट करता है, उस चीज़ पे बोलते हैं। लेकिन क्या ये दलित उनके लिए वोट नहीं देते हैं? शायद अगर दलित उनके लिए वोट नहीं देता तो शायद आज वो सत्ता में स्थापित नहीं होते। आपने कंगना रनौत का नाम सुना होगा, काफी मशहूर अभिनेत्री और अब पॉलिटिक्स में भी हैं। उन्होंने बोला था एक इंटरव्यू में कि आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है। देखो, कुछ अंधभक्तों के लिए तो 2014 के बाद ही आज़ादी मिलेगी, और जो ये 2014 के बाद का जो कहना वो उन महान पुरुषों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने 1947 की अपनी आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी थी। ऐसे जो बेवकूफ़ लोग हैं जो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हैं, जिन्होंने सिर्फ आरएसएस की शाखाओं में जाकर के क्लासें ली हैं, उनको क्या पता कि किसने क्या योगदान दिया है देश के लिए। इतने बड़े महान पुरुष हैं जिन्होंने योगदान दिया है, उनको कहाँ से पढ़ेंगे वो लोग? उनको तो सिर्फ यही लगता है कि मतलब नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से आए हैं उस दिन से ही बस देश आज़ाद हुआ है। आखिरी सवाल, 4 नाम मैं बोलूंगी, उसमें से आप बताइए कि आप मुख्यमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हैं और पहले से 4 नंबर तक किसको आप सीरीज वाइज रखेंगे? चंद्रशेखर आजाद,
योगी आदित्यनाथ, मायावती जी और अखिलेश यादव, आप ऑर्डर वाइज किसको रखेंगे पहले से लेके 4 नंबर? पहले स्थान पर मैं चंद्रशेखर आज़ाद भैया को रखना चाहूँगा, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि वो जिस तरीके से ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से मिल कर के काम कर रहे हैं, उनके हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि एक मौका उनको मिलना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार उनके हाथों में देख करके देखनी चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को। अगर वो अच्छी तरीके से रिजल्ट नहीं देते हैं तब जा कर के आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से वो एक बार अभी एक नगीना से सांसद बने हैं और उन्होंने देखिए संसद भवन के अंदर कितने मुद्दे उठाए हैं, उनको उठा करके देखिए, और किस तरीके से नगीना में कार्य किए हैं उनको उठाकर देखिए। एक बार सीएम बना करके देखिए, अगर इस तरीके से काम नहीं करते हैं तो आप कह सकते हैं उस चीज़ के लिए। बाकी जो नाम मैंने बताया उनको कौन से रखेंगे? देखो, पहले चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बाद में बहन जी, अगर दूसरा ऑप्शन कोई है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, और उसके बाद में अगर किसी को रखना है तो सपा, और फिर उसके बाद में बसपा। वो मैं चौथे में भाजपा, सॉरी भाजपा खत्म कर, सिर्फ अखिलेश यादव, ठीक है। भाजपा का एक ही मुद्दा है, मंदिर बनाना और मंदिर बनाना, दान दक्षिणा लेना और ब्राह्मण लोगों को आगे बढ़ाना। उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, कोई स्कूल से मतलब नहीं है। ऐसा ही हो, ऐसे ज़्यादा ही वो आ रहा है, दलितों पर रहम आ रहा है, तो सबसे पहले प्राइवेट स्कूलों को बंद करें, सारा जो प्राइवेट हॉस्पिटल को बंद करें, सभी जो सुविधा प्राइवेट में मिल रही है वो सारी सुविधा सरकारी में उपलब्ध कराया जाए। जो ऐसे ही प्रशासन चाह रहा है कि सबसे पिछड़ी जाति सबसे पीछे रहे हमेशा, और मंदिर में जाते हैं तो ज़्यादातर लोग वो भेदभाव करते हैं, दलितों से ज़्यादा करते हैं। पीएम मोदी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। पीएम मोदी बोल किसका विकास है? कहाँ है विकास? कहाँ है विकास? विकास तो उनके निकल रहे हैं, विकास अंध वक्त उनके विकास निकल रहे हैं, जो अंध वक्त उनने पैदा किए हैं वो उनके विकास निकल रहे हैं। हमारे लिए तो कहीं विकास नहीं है। आज भी हमारी बस्तियों में जाके देख लीजिए, नालियाँ भरी पड़ी होंगी। हमारे समाज को कमजोर करने के लिए उन्होंने हमारे समाज के, एक मिनट रुको भाई, हमारे घरों के पास में उन्होंने दारू के ठेके खोल दिए हैं। हमारे घरों के पास में दारू के ठेके खोल दिए हैं। अगर उनको, अरे रुको भाई, रुको, अगर उनको विकास ही करना है तो सबसे पहले ये ठेके अपने घरों के बगल में खुलवाएं। विकास करना है तो हाँ, एक मिनट, मोदी जी ने विकास किया, हम बताते हैं। मोदी जी का जो विकास है वो सड़कों पे जो सांड घूम रहे हैं, सांड, उसमें बहुत बड़ा विकास हुआ है। गैया बहुत घूम रही है बेचारी, जो है ना तो उनको खाना मिल पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। दूसरा विकास है कि ठेके उन्होंने उनको मान्यता दी है, ये विकास हो गया। और सबसे बड़ा विकास ये है कि जो क्या नाम है, अडानी अंबानी है, जो धनवान है, उनका बहुत बड़ा विकास किया है। सिर्फ वो छोड़ के नहीं है, दबे कुछ लोगों को छोड़ कर नहीं है, अमीर लोगों का विकास अच्छा हुआ है। अच्छा अंकल, आपके नजरिए में मिथुन गाय नहीं है क्या? मिथुन जो होती है, मिथुन गाय जो होती है, वो गाय नहीं है क्या? गाय हैं, लेकिन उनको चारा भी तो मिलना चाहिए बेचारी को। अंध भक्तों की नज़र में नहीं है वो चीज़ अंध भक्तों की नज़र में नहीं है। अंध भक्तों, सुनो, अंध भक्तों की बस की बात चले तो जिस प्रकार से उन्होंने जातियों में इंसानों को बांटा, उसी प्रकार से वो लोग जानवरों को भी बांटने लग जाए। उनकी तो बस की बात नहीं है, वरना वो लोग तो जातियों में जिस प्रकार से यहाँ दलितों को बांटा है, उसी प्रकार से जानवरों को भी बांटने लग जाए। भैया दलितों की बात मत करो, दरअसल बात करो मोदी जी पे। जब तक मोदी जी साइंस नहीं लाएंगे, देश की हमारी संस्कृति नहीं बदल सकती है। जब तक शिक्षा है, रोजगार है, सारी चीज़ें यहाँ से बदलती हैं, ना कि मंदिर से, ना रोजगार से या उससे। ठीक है ना? किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूलों को तोड़ के मंदिर बनाए जा रहे हैं, ये सही है क्या? बहुजन समाज के लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे या विद्यालय? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक बात कहते थे कि मेरे 2 निशाने हैं, एक सुबह जो घंटी बजती है, एक मंदिर की बजती है और एक स्कूल की। आप किसको जाना पसंद करेंगे? तो उन्होंने सोचा था कि बहुजन समाज के लोग स्कूलों की तरफ जाना शुरू करेंगे, लेकिन आज जो सत्ता स्थापित पार्टियां हैं वो मंदिरों के लोग भेज रही हैं, क्योंकि उन्हें दलितों को भ्रमित करना है। दलितों को उधर भेज करके खुद सत्ता में स्थापित हो रहे हैं। खुद जो लोग हैं
वो सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, उनके किस तरीके से फर्जी एग्जाम होकर के वो अपने लोगों को फर्जी तरीके से वो नौकरियां दिलवा रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। बहुजन मैम दरअसल मेरा कहने का मतलब है जब तक मोदी जी साइंस के बारे में ना सोचेंगे देश की उन्नति नहीं हो सकती, यही मेरा कहना। और एक चीज़ और, किसानों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर किसानों पर थोड़ा सा भी कर्ज हो जाए तो जो बैंक हैं उनको जीने नहीं देती हैं, उनको मरने तक मजबूर कर देती हैं। और जो लोग बड़े बड़े पैसे वाले धन्ना सेठ हैं वो देश का पैसा ले कर के भाग जाते हैं, उनकी संख्या आए दिन बढ़ रही है। उन पर मोदी जी कहते थे कुछ समय पहले कि उनको, हाँ, मोदी जी कहते थे कुछ समय पहले कि हम सब काला धन वापस लेके आएंगे। क्या आज काला धन वापस आ गया? देश के अंदर नहीं आया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है।